जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में वाकाटक वंश के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में बात कर ली थी। तो उसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है पुष्यभूति वंश, या जिसे आप लोग वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। हाँ, वही जिसमें राजा हर्षवर्धन थे। अब याद आया कुछ? ठीक, तो चलिए बिंदुवार इसको भी पढ़ते हैं, समझते हैं अच्छे से। तो गुप्त जब वंश जो पतन हो गया, ठीक, उसके बाद कई नए राजवंशों का उद्भव हुआ। कौन कौन से? जैसे मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य क्या किया था? स्थापित किया था। अब हम बात करते हैं इस वंश के संस्थापक की। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक का नाम पुष्यभूति था। आप इसके वंश के नाम से याद कर सकते हैं। और राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। थानेश्वर पड़ता है हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर स्थान। ठीक, हरियाणा का प्रांत है ये। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे और इनकी राजधानी थानेश्वर। अगला पॉइंट है कि प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। कौन? प्रभाकर वर्धन, जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। अब भाई प्रभाकर वर्धन की शादी किससे हुई थी? यशोमती से हुई थी। ठीक, तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन हुई? यशोमती हुई। तो उनके दो पुत्र हुए, एक तो राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन। ठीक, दो पुत्र हुए और एक कन्या, टोटल 3 बच्चे। 2 पुत्र, उनमें राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक कन्या कौन थी? राज्यश्री। ठीक है, और राजश्री का विवाह किससे हो गया? कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हो गया। ठीक, तो इनकी शादी किससे हो गई थी? इनकी पुत्री की शादी ग्रहवर्मा से हो गई थी। इसके बाद भाई मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। ठीक, फिर राजवर्धन भाई अब बचाने गया होगा, तो राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। लेकिन भाई देवगुप्त के मित्र जो थे गौड़ नरेश थे, शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। ठीक, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि जो शशांक जो था नहीं, वो शैव धर्म का अनुयायी था और इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। अब भाई हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक, और अपने भाई का बदला भी ले लिया। अब यहाँ पे एक युद्ध है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको तो एकदम दिमाग में ही रखना है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। ठीक, तो इनके बीच युद्ध हुआ, इनको आप ध्यान में रखना है। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। अगला पॉइंट है कि हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। नेक्स्ट है कि हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। इसके बाद अगला पॉइंट है कि हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। ठीक, तो पहले शिव जी का भक्त था और उसके बाद बौद्ध धर्म इसने ग्रहण कर लिया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार में महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। ठीक, नालंदा।
अब अगला पॉइंट ये है कि वही दान वाला, कि हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, ये आप याद करिए, ठीक। बाणभट्ट कौन थे? हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी, इंपॉर्टेंट है, हर्षचरित और कादम्बरी की रचना करी। बाणभट्ट के गुरु कौन थे? भर्तृ थे। अगला पॉइंट है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी, ठीक। कौन कौन सी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए थे। भी कहा जाता है, कितना सही है कितना गलत, ये बात की बात है। आप इन तीनों के राइटर के नाम याद रखिएगा। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज एवं महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। अगला पॉइंट है कि प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था, ठीक। एक जो उसका साम्राज्य था वो कई प्रांतों में विभाजित था और प्रांत को भुक्ति कहा जाता था और प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक, है ना, मतलब आधुनिक तहसील जिन्हें कहते हैं, उस समय पाठक कहा जाता था, होते थे। और ग्राम या गांव जो थी वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाच पटलिक कहा जाता था, ठीक। और हर्ष के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद में जैसे भंडी प्रधान सचिव होता था, सिंहनाथ मतलब प्रधान सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख, ठीक। ये आप ध्यान रख लीजिए। इसके बाद पुलिस कर्मियों को जाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक तथा डांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, है ना, जल पंप का उल्लेख मिलता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट, कि हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था और हर्ष के प्रांतीय शासन के लिए लोकपाल शब्द आया है, ठीक। तो इस वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक। तो ये जितने भी पॉइंट अभी हमने आपको बताए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं वर्धन वंश से संबंधित, और इनफ है इतने पॉइंट। बाकी इसमें कुछ रचनाएँ हैं और बाणभट्ट के बारे में, ह्वेनसांग के बारे में जो भी इसमें बातें आई हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग इसी क्रम में अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राज्यों की संदर्भ में बात करेंगे, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।